जय हिंद दोस्तों। मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण, इसके विषय में हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। संपूर्ण चैप्टर को समझेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले टोटल 3 मार्क्स के प्रश्न इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में एक सवाल पूछा जाता है आपको 1 मार्क्स के लिए, एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपसे, और 2 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है। इस प्रकार से कुल 3 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर से सुनिए, एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 2 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है। कुल 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते। तो चलिए इस चैप्टर को सीखते और कुल 3 के 3 अंक हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते वो जानते। तो हमारा पर्यावरण, हम पर्यावरण शब्द से परिचित है। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा प्राय किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण नहीं रहा जैसे कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणिक समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पर्यावरण क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है और हम किस प्रकार से पर्यावरण पे प्रभाव डालते हैं। ये सारी की सारी बातें हम सीखेंगे। पारितंत्रिक इसके संकटक क्या है, तो जानते क्या संकटक है। तो सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया अर्थात एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। सिंपल सी भाषा में कहे तो अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या है कि एक प्राणी दूसरे प्राणी को मार के खा जाता है, फिर उस प्राणी को तीसरा प्राणी खा जाता है, फिर वो तीसरा प्राणी मर के ज़मीन में उसे गाड़ दिया जाता है या ज़मीन में अस्थियाँ चली जाती है। फिर वो उसमें पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे को पहला प्राणी खाता है, फिर इसी प्रकार से वो एक दूसरे को खाते खाते मर जाते हैं। तो ये होता है अन्योन्य क्रिया। तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते, यानी एक दूसरे को मार मार के संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैविक कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मुद्रा एवं खनिज इत्यादि अजैविक घटक है। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी, गेंदा फूल जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, यानी ये मेंढक, सूक्ष्म जीव, पक्षी, ये सब एक दूसरे को मार के खा जाते हैं, फिर जमीन में धंस जाते हैं। इस प्रकार से एक चक्र बनाते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैविक घटकों द्वारा प्रभावित होती है। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है, वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार है। यह प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम प्राकृत है। आगे पढ़ेंगे। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। जीवों को 3 वर्गों में बांटा है। एक तो उत्पादक, यानी वो खाना बनाते हैं। उत्पादक वर्ग में कौन आएगा, तो पेड़ पौधे, ये सब क्या खाना बनाते हैं। फिर उपभोग, इनको कौन खा जाता है, हिरन विरन जो शाकाहारी लोग होते हैं वो खा जाते हैं। उसके बाद उनको अपघटक, यानी उनको खाने के बाद, एक दूसरे को खाने के बाद जब वो मरते हैं तो उनका अपघटन जमीन में हो जाता है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमें स्वनिर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था। तो आपने बनाया था तो उसका स्मरण करेंगे हम आगे। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में
अकार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ जैसे शक्कर एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी मतलब कौन से जीव चीनी और शहद जैसे मंड का निर्माण कर सकते। सभी हरे पौधे नीले हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इस वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। यानी जो भी हरी सब्जियां मतलब पेड़ पौधे घास फूस ये सब क्या है, उत्पादक कहलाते हैं। एक सुंदर सा क्रियाकलाप दिया है, बहुत ही अच्छा है, इसको आप घर पे कर लेना और जानने का प्रयत्न करना कि क्रियाकलाप में क्या दिया गया है। एक एक स्टेप को फॉलो करना और संपूर्ण जानकारी हासिल करना। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। यानी जो जीव होते हैं वो किसी न किसी कारणसर उत्पादक पे निर्भर रहते हैं, यानी जो खाना उत्पादन करता है उस पर निर्भर रहता है, यानी पेड़ पौधों पर निर्भर रहता ही है। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादन भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते। यानी जब पेड़ या पौधा खाना बनाएगा तो उसको हिरन बकरी या शाकाहारी जीव खाएंगे, फिर उसको मांसाहारी खाएंगे, फिर उसके ऊपर वाले मांसाहारी खाएंगे, फिर वो मर जाएंगे और ज़मीन में आ जाएंगे। तो ये पूरा जो भी खाने वाले लोग हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। वो सब के सब उत्पादक पे निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाने वाले और परजीवी। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? हाँ जरूर बता सकते। शाकाहारी हिरन वगैरह, मांसाहारी फिर हिरन से थोड़ा बड़ा, और मांसाहारी शेर वगैरह, सर्वाहारी जो दोनों खाता है इंसान, और परजीवी जो कीटक वगैरह होते हैं वो। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियाँ और पौधे इसमें मरे भी गए हैं। क्या आप कभी सोचा है कि क्या होता है जब वह जीव मर जाता है? जब वो जीव मर जाता है तो धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगता है। सड़ने लगने के कारण वो जमीन या जल में नीचे की ओर धंसता जाता है और उससे क्या बनती है, उससे खाद बनती है और वो खाद को खा के पौधा बड़ा होता है। तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपवर्जन करते हैं। यानी जो जीवाणु होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, वो जब मर जाते हैं जीव तब उनमें से निकलने वाले चमड़ी वगैरह पे वो बैठ के उस जीव अपने आप को विकसित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्राकृति पुनः पूर्ति होती रहती है? क्रियाकलाप 2, ये क्रियाकलाप भी आसान सा क्रियाकलाप है, इसे भी आपको स्वयं करना है और देखना है कि क्या परिणाम निकलते हैं। आर श्रृंखला जाल। आर श्रृंखला जाल की बात करें, सबसे पहले छोटा सा जाल देखें तो इस जाल में कुछ समझाने का प्रयत्न मैं आपको करता हूँ। ये पेड़ पौधे एक खाना बनाते हैं, फिर ये हिरन उनको खाता है और हिरन खाने के बाद खुद खाना बन जाता है किसका? वाघ का या शेर का। ये पौधे ये भी खाना बनाते हैं, फिर कीटक इन पे बैठते हैं, मेंढक अपनी जीभ से इनको खा जाते, सांप अपने पेट में मेंढक को डाल देते और सांप को चील गिद्ध मार डालते हैं। ये झाड़ियाँ बिच्छू को खाना देती है, पर बिच्छू को देखती ही मछलियाँ खा जाती है और मछलियों को बगुले खा जाते हैं। इस प्रकार से ये चक्र चलता है। तो आहार श्रृंखला जाल की बात करें तो क्रियाकलाप में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है, 3 हमने आगे बनाया था 3, एक तो शाकाहारी मांसाहारी और मिश्राहारी, इस प्रकार से 3 श्रृंखलाएं बनाई थी। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की ये श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। अब इनको अलग अलग स्तर पे रखा जाएगा, यानी जो शाकाहारी होते हैं वो सबसे नीचे, फिर मांसाहारी और मिश्राहारी, इस प्रकार से अलग अलग स्तर बनाए जाएंगे।
आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषीय अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोगी तीसरे पोषी स्तर अथवा बड़े मांसाहारी तथा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर निर्माण करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रथम स्तर में आते, वो शाकाहारी लोगों के लिए मतलब खाना बनाते, फिर दूसरे स्तर के लोग खाना खा के तीसरे स्तर के लोगों का खाना बनते, फिर छोटे शाकाहारी बड़े शाकाहारियों का खाना बढ़ते। इस प्रकार से एक दूसरे को ये जोड़ते। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संचार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी प्रक्रियाओं को संपादक में सहायक है। यानी जो प्रथम स्तर के जीव होते हैं वो सौर ऊर्जा को बदलकर खाने लायक योग्य बना देते हैं। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं घटों पर जाती है। जैसे कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि अब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है। यानी ऊर्जा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। जो कभी ऊर्जा परिवर्तन होती ही है हर वक्त। तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुयायी ऊर्जा के रूप में हास्य हो जाता है। यानी कि हास्य यानी नुकसान या फिर खराब। जब एक ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है तो उसमें से कुछ ऊर्जाएं जो है खराब हो जाती है। पर्यावरण की विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा को लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बाकी का सारा भाग वो ऊष्मा देके चला जाता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, यानी हिरन लोग जब घास फूस खाती है तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में हास्य हो जाता है। यानी जो ऊर्जा की बड़ी मात्रा है वो ऊष्मा बन के यानी गर्मी बन के उसका नुकसान हो जाता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में, वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है तथा अगले स्तर में उपभोक्ता को उपलब्ध होता है। यानी जो हिरन घास खाता है उसका मात्र 10% ही उसके शरीर को लगता है और वो शरीर ऊपर दूसरे प्राणी को खाने योग्य बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचता है। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यानी प्रत्येक स्तर पे जब ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत तक पहुँचते पहुँचते ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। यानी सबसे निचले पद पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है जहाँ पे पेड़ पौधे बनते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये ऊर्जा कम होती जाती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाए जाते हैं जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है और वो जीव दूसरे जीवों के भोजन भी बन जाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीव के मध्य आहार संबंधित शाखा विधेय होते हैं तथा शाखा वित्तीय श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। यानी जो
सजीव आपस में खाने का जाल बनाते हैं उसे आहार जाल कहते हैं। किस प्रकार का आज आहार जाल है, तो छोटा सा उदाहरण यहाँ पे चित्र द्वारा दिया गया है कि नीचे पेड़ पौधे है, फिर शाकाहारी प्राणी दिए और शाकाहारी प्राणियों को अलग अलग मांसाहारी प्राणी खा रहे हैं और उन मांसाहारी प्राणियों को ऊपर छोटे मांसाहारी प्राणी खा रहे हैं और ऊपर सबसे बड़े मांसाहारी प्राणी उन्हें खा रहे हैं। फिर वही मांसाहारी मर के ज़मीन में दब जाएंगे और पेड़ पौधे उनसे पोषक तत्व लेंगे। तो यह था आज का लेक्चर। और एक और बात, एक और अपना चैनल है स्टडी विथ रावड़ी। यूट्यूब पे आपको ये सर्च करना है स्टडी विथ रावड़ी, उस चैनल पे जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, सारी वीडियो को देखना है पूरा और आगे फॉरवर्ड करना है। तो ये कार्य आपको करना है भूले बिना। और इसके बाद जो चर्चा हम करेंगे वो इसके अगले लेक्चर में करेंगे, परंतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।